खबर है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रमाबाई अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि त्याग एवं संघर्ष की प्रतिमूर्ति, नारी सशक्तिकरण की प्रतीक रमाबाई अंबेडकर जी की जयंती पर कोटिश नमन। आपके संघर्ष ने समाज में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका जीवन हमें अधिकारों के लिए संघर्ष करने एवं समानता और न्याय की स्थापना हेतु सदैव प्रेरित करता रहेगा। तो एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है और रमाबाई अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो खबर देवभूमि से आपको हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी की शादी में भी शामिल होंगे। इसके अलावा भी वो कई कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के जो कार्यक्रम है, आज उत्तराखंड में रहने वाले हैं। अपनी भतीजी के शादी समारोह में भी वो शामिल होने वाले हैं और साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन है और 3 दिवसीय दौरा ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें कि अपनी भतीजी की शादी में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ कुछ और आधिकारिक जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में कई नेताओं के साथ मुलाकात भी हो सकती है और साथ ही हो सकता है कि कई महत्वपूर्ण बैठकें भी उत्तराखंड के नेताओं के साथ सीएम योगी करें। तो खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें देहरादून में 18 फरवरी को सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आपको बता दें कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में होना था, लेकिन वहां की तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण सत्र का आयोजन देहरादून विधानसभा भवन में होगा। तो सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब गैरसैंण विधानसभा में ये सत्र आयोजित होना था, लेकिन गैरसैंण में न होने को लेकर अब विपक्ष की तरफ से हालांकि बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल गैरसैंण विधानसभा में तैयारियां पूरी न होने के चलते अब ये जो विधानसभा का सत्र है वो 18 फरवरी से देहरादून विधानसभा भवन में होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हरीश खनेरा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश, फिलहाल अगर की जाए तो गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित होना था। अब ऐसे में बात सामने आई है कि वहां पर जो तैयारियां थी वो पूरी नहीं हुई, सुनिश्चित नहीं दिखाई दी। इसी वजह से देहरादून में अब विधानसभा भवन में ये जो विधानसभा का सत्र है वो होने जा रहा है। आपके पास क्या अपडेट्स है? बसंत, देखिए विधानसभा का सभा में होना है और ठीक है हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार जानकारी आपसे ले रहे हैं। आपकी आवाज में अब फिलहाल आवाज मिल पाने में कोई दिक्कत हो रही है, इसे ठीक कराते हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी दर्शकों को हम बता रहे हैं। तो अब ये जानकारी सामने आई है। अब विधानसभा के सत्र को लेकर अगर कर ली जाए तो विधानसभा का सत्र अब गैरसैंण में न होने के बाद देहरादून विधानसभा भवन में देखने को मिलेगा। सत्र है वो शुरू होने जा रहा है। गैरसैंण विधानसभा में ये सत्र आयोजित होना था, लेकिन गैरसैंण में बताया जा रहा है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी न होने के चलते अब देहरादून विधानसभा भवन में ये सत्र देखने को मिलेगा। हरीश खनेरा हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, फिलहाल बताया जा रहा है कि गैरसैंण विधानसभा में तैयारियां पूरी न होने के चलते देहरादून विधानसभा में ये विधानसभा का सत्र देखने को मिलेगा। क्या ताजा अपडेट्स हैं? देखिए वसंत, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में विधानसभा सत्र, बजट सत्र होना है। बजट सत्र को लेकर के सचिवालय विधानसभा की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जानकारी दी है कि अब इस बार का जो बजट सत्र होगा वो देहरादून में होगा और देहरादून में सभी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार सबसे बड़ी बात है कि पेपरलेस तरीके से बजट सत्र आहूत किया जाना है। इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसके अलावा अगर हम गैरसैंण की बात करें, क्योंकि तमाम लोगों
ग्रुप की ये भी मंशा थी कि गैरसैंण में बजट सत्र हो, लेकिन गैरसैंण में क्योंकि इस समय जो कार्य है वो प्रगति पे चल रहा है, जिस तरह से वहां पर भी इनको इनोवा के अंतर्गत जो पेपरलेस की जो जिस तरह से पेपरलेस वहां पर होना था विधानसभा, तो वो वहां पर अभी तैयारियां नहीं हो पाई हैं पूरी। तो इसी को लेकर के अब देहरादून पूरी तरह से तैयार है। देहरादून विधानसभा में सभी तैयारियां हो चुकी हैं और 18 तारीख 11 बजे से ही बजट सत्र का जो सदन है वो शुरुआत इसकी होगी और विधानसभा अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं, जिसके लिए सभी जो अधिकारी हैं उनके साथ भी मीटिंग हो चुकी है और किस तरह से बजट होना है इसके लिए सभी पूरी तरह से जो विधानसभा है वो तैयार है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए, अब देहरादून विधानसभा में सत्र का आयोजन देखने को मिलेगा हरीश, लेकिन क्या हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से इसे भी एक मुद्दा बनाकर विधानसभा में रखा जाए कि सत्र गैरसैंण में होना था, लेकिन ये सरकार की नाकामी के चलते ये देखने को मिला है? क्या विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा बनाया जा सकता है? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने साफ साफ ये कहा है कि गैरसैंण में इस समय जो वायरिंग है, जहां पर पेपरलेस तरीके से जो यहाँ पर चीजें होनी थी, यानी कि जो विधानसभा का जो बजट सत्र है वो होना था, तो इसका उस समय यहाँ पर गैरसैंण में इस समय वो कार्य किया जा रहा है। तो इस वजह से वहां पर किसी भी तरीके से जो बजट सत्र है वो नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब इसके लिए देहरादून में पूरी तैयारियां हो चुकी। हालांकि विपक्ष इसको कहीं न कहीं मुद्दा बना सकता है, लेकिन साफ है कि वहां पर जो कार्य है वो प्रगति पे है, इस वजह से वहां पर बजट सत्र नहीं हो पा रहा है। देहरादून में ये बजट सत्र होना है, इसको लेकर के तैयारियां यहाँ पर की गई है। पेपरलेस तरीके से पूरा जो बजट सत्र है वो किया जाना है। अब देखना ये होगा कि कितनी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन बहरहाल कहीं न कहीं जो विपक्ष है तमाम मुद्दे बना रहा है। सभी, अगर हम उत्तराखंड के तमाम उन लोगों की बात करें बजट को लेकर के, क्योंकि इस वक्त का बजट होना है, तो इसी को लेकर के तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो खबर देहरादून से है, जहां पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नवनियुक्त 12 राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। उन्होंने नवनियुक्त राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को बधाई देते हुए उनके दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का सुझाव दिया। तो वहीं उन्होंने आंचल दुग्ध की कार्य योजना से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें दूध के उत्पादों की बिक्री से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की है। बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बीते साल की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में दूध उत्पादन में हुई वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। यही है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, उत्तराखंड में जो बेरोजगारी है उसको कहीं न कहीं दूर किया जा सके और एक मौका मिले हर व्यक्ति को अपने उत्तराखंड सरकार के साथ जुड़ के काम करने के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। हमने कल जो है हमने परसों गन्ना पर्यवेक्षकों को 54 गन्ना पर्यवेक्षकों को हमने नियुक्ति पत्र बांटे थे। 92% हमारे जो वैकेंसी थी उसको कंप्लीट हुई है और आज हम जो है दुग्ध पर्यवेक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिससे हमारे विभाग को फायदा मिलेगा। देखिए, सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल में उतारने के लिए, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो, चाहे वो दुग्ध पर्यवेक्षक हो, विभाग के अगर हाथ नहीं होंगे तो विभाग काम नहीं कर पाएगा। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। देवभूमि में ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय की ब्रांडिंग इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि वहीं इसे लेकर अब उत्पादन और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहकारिता, ग्राम्य विकास और साथ ही कृषि विभाग की सम्मिलित बैठक की गई है, जिसमें राज्य के प्रमुख स्थानों तथा पर्यटक स्थलों पर हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर रूम खोलने का फैसला लिया गया था। आपको बता दें कि बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर में अमृत सरोवर योजना के तहत बन रहे तालाब में मखाना और सिंघाड़े के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आगामी बजट में सिंघाड़े और मखाने की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। जिसके ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी मैं कहूँगा कि उन्होंने उसका ब्रांडिंग इन्वेस्टर समिट में की थी और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है। यही नहीं, विदेश में भी लोग उसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं। उसका उत्पाद कैसे बढ़े और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और
रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि वो ग्राम विकास के हमारे जो है उसके उसमें आता है। एक हमने वृहद बैठक इसमें की है। रुड़की से है 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की योग प्रतियोगिता में स्वर्ण और कांस्य पदक जीत कर लौटे खिलाड़ियों का क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया है। अल्मोड़ा में हुई योगासन प्रतियोगिता में देश के करीब 28 राज्यों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें उत्तराखंड की ओर से योगासन में प्रियांशु और शशांक ने योगा आर्टिस्टिक में गोल्ड और रिदमिक में कांस्य पदक के साथ साथ नगद राशि भी हासिल की है। अब ये सब जीतने के बाद उनका जो उत्साह है वो भी बढ़ता दिखाई दिया। तो वहीं विजयी खिलाड़ियों ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्होंने सरकारी विभाग ने नौकरी देने की भी घोषणा की है और साथ ही साथ अब ऐसे में दोनों खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी, खाने से लेके आपके ट्रैवलिंग तक का बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी थी और वहाँ से हमें गुरुजी के आशीर्वाद से गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस मार्ग पे ले जाया। और अभी हमारा कोमलेश्वर योग साधनालय ट्रस्ट जिसमें कि 150 से 200 बच्चे अभी योग सीख रहे हैं और जो नेशनल लेवल पे मेडल ला रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे चल के मेडल लाएंगे। योग एक ऐसी देखो योग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम करते हैं ना तो मन शांत रहता है बहुत ज़्यादा। मैं पहले क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन क्या चोट लगी, इधर उधर दिमाग फिर रहा, इधर देख रहे उधर देख रहे, लेकिन जब से योग करता हूँ ना दिमाग शांत। अगर पढ़ाई के लिए बैठ गए तो पढ़ाई अच्छी होगी, योग करने बैठ के योग करने वाला व्यक्ति जिस काम में भी लगे ना उसको संपूर्ण रूप से योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का समूल तरीके से नष्ट कर देना उसे योग कहते हैं। जैसे तालाब में कंकड़ डालते हैं ना, तरंगे उठती है, देर बाद वो शांत हो जाए, ठीक योग भी ऐसा ही काम करता है। आपके मन में ना जाने कितने हजारों लाखों विचार चलते रहते हैं। अगर आप योग साधना से जुड़ते हैं, योग एक साधना है, कोई 10-15 दिन करने का खेल नहीं है। योग एक साधना है, जैसे आप इसे जुड़ जाते हो तो आपका अंतर्मन खुश हो जाता है, शांत हो जाता है, आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। तो सुनील पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, अगर बात करें तो इन खिलाड़ियों ने जिस तरीके से पदक जीतकर प्रदेश का नाम पूरे राष्ट्र पटल पर रोशन किया है, एक अच्छी बात है और साथ ही राज्य सरकार का प्रयास भी अपने खिलाड़ियों के प्रति नजर आता है। बस देखिए, जिस तरीके से जो युवा जाने के साथ साथ इन्होंने जो वहाँ पर अपना जो गेम खेले हैं उसमें इन्होंने स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर ये वापस लौटे हैं। 38वें जो राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिता उत्तराखंड के अंदर हो रही है, उसको लेकर के सरकार पहले से तैयारी कर चुकी थी और सरकार के द्वारा जो तैयारी थी उसको देखते हुए अगर देखा जाए बसंत तो जो खिलाड़ी है उनको आने जाने की सुविधा, रहने की सुविधा, उनके गेम्स की सुविधा वो सब राज्य सरकार ने कराई है। जिस तरीके से इन दो बच्चों ने जो गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौटे हैं तो उन्होंने बताया है कि जो कांस्य पदक है उसमें और जो अन्य जो गोल्ड मेडल जो जीते हैं उसको लेकर के तो 18 लाख रुपए की इनको धनराशि जो स्वीकृत की जाएगी, इनको प्रदान की जाएगी। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो अन्य जो खेलने वाले लोग हैं उनको जो सरकार है वो सरकारी नौकरी देने का भी वादा कर रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड इस बार ये राष्ट्रीय खेल करा रहा है, जिसको देखते हुए जो युवा है उनके अंदर एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और जो युवा गेम खेल रहे हैं वो वहां पर जा रहे हैं और अपने जो मेहनत का रंग दिखा रहे हैं। गौतम, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने एक वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया है कि वेब पोर्टल संचालक ने 38वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में सभी मैचों में फिक्सिंग की भ्रामक खबर फैलाई, जिससे खिलाड़ियों के मन में गेम को लेकर हीन भावना पैदा हुई है। साथ ही साथ पोर्टल संचालक ने 38वें नेशनल गेम्स के लोगो और साथ ही साथ मुख्यमंत्री धामी की फोटोग्राफ लगाकर भ्रामक खबर प्रकाशित की, जिससे अब सरकार की छवि भी खराब हुई है। वैसे में आपको बता दें कि वेब पोर्टल संचालक ने अपनी खबर में ऐसा दर्शाया कि जैसे नेशनल गेम्स के सभी प्रतियोगिताओं में मैच फिक्सिंग की गई थी, जो कि सरासर गलत। कल देर रात्रि श्री राजेश मुंबई जी हैं जो प्रधानाचार्य हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के, उनके द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं उसमें जो है भ्रामक खबर लगाकर उसमें पैसे लेकर मेडल देने की बात कही गई, जिससे जिस तरह के जो खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनके भी मनोबल पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें स्पोर्ट्स विभाग की छवि और सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इसको लेकर फेक न्यूज़ को प्रसारित किया गया है एक पोर्टल के माध्यम से। उनकी तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित जो पोर्टल संचालक है उनके बारे में भी डिटेल निकाल ली गई, उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया, थाने पर बुलाया गया। साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तो भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर। आपदा प्रबंधन विभाग अब भूकंप आने से पहले का अलर्ट सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके लिए अब सभी भूदेव ऐप डाउनलोड करना होगा और साथ ही साथ अगर आपको बताएं कि आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग की तरफ से अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार कर लिया गया है और साथ ही सिस्टम अब IIT रुड़की के सहयोग से तैयार किया गया है। ऐप आपको तभी अलर्ट करेगा जब 5 की तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आने की संभावना होगी। तो वहीं इस अलर्ट सिस्टम से लोगों को जीवन बचाने के लिए 18 सेकंड का समय मिलेगा। इस भूदेव ऐप को डाउनलोड करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। कि उत्तराखंड जो है भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है। हम जोन 4 और जोन 5 की श्रेणी में आते हैं भूकंप की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से। ऐसे में बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे भूकंप आने से अभी हमने वाडिया से रिपोर्ट रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिपोर्ट आई है। उनका भी कहना है कि छोटे छोटे भूकंप से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि हम ऐसे संवेदनशील राज्य हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा भूकंप के लिए, और इसके लिए उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य है जिसने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। हमने भूदेव ऐप डेवलप किया है IIT रुड़की के सहयोग से। उसमें जब भी कभी 5 या उससे अधिक रिक्टर स्केल पे तीव्रता का भूकंप आएगा तो जिसके पास भी वह इंस्टॉल रहेगा उसको तत्काल एक अजीब सी एक आवाज़ आएगी। आप अपना आवाज़ ट्यून इस तरह सेट किए रहेंगे, वो आवाज़ को पहचान जाएंगे कि ये आवाज़ वही आवाज़ है और आप अलर्ट हो जाएंगे। उसमें दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। कम दूरी, अगर जो उसका भूकंप की तीव्रता का केंद्र है अगर वो कम दूरी पे है तो आपको समय कम मिलेगा, अगर दूरी थोड़ा ज़्यादा है तो समय ज़्यादा मिलेगा। हमें 2 सेकंड 3 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक का समय मिलता है और 18 सेकंड जीवन बचाने के लिए बहुत होता है। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर देहरादून से है, जहां पर जंगलों में लगने वाली आग को लेकर उत्तराखंड वन विभाग पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं कम से कम हो। वन विभाग के मुताबिक नए डिजाइन किए गए ऐप का विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये अभी एडवांस टेस्टिंग स्टेज पर है। विशेष तैयारियां हम लोगों ने की है और हम पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं वनाग्नि से डील करने के लिए। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस बार हमने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट वनाग्नि का हम करने जा रहे हैं। ऐप ऑलरेडी हमारा एडवांस टेस्टिंग स्टेज में है। पूरे हमारे करीब 5,500 वनकर्मी ऑलरेडी इसको यूज़ करना शुरू कर दिए हैं ताकि जो भी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें या ट्रेनिंग वगैरह हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लें, और वो करते जा रहे हैं और साथ साथ इसका इस्तेमाल भी हो रहा है बीटा वर्जन का। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी।